नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र त्रिपाठी साइंस और साइको नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको 12th केमिस्ट्री का पहले पार्ट का भाग 4 पढ़ाऊंगा, है ना। भाग 4 में आज हमारा पहला टॉपिक है अंतराकाशीय रिक्तियाँ या छिद्र, है ना। अभी अंतराकाशीय रिक्तियाँ और छिद्र क्या होते हैं? तो जो ठोस किससे मिलकर बने? अवयवी कणों से। जब अवयवी कणों को हम किसी व्यवस्था में व्यवस्थित करते हैं, चाहे वो एक विमी हो, चाहे द्विविमी हो, चाहे त्रिविमी हो, तो उनके मध्य फिर भी रिक्त स्थान रह जाता है। उन रिक्त स्थान को कहते हैं अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियाँ। अवयवी कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियाँ कहते हैं। हम इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में 3 बॉल है ना, ये 3 बॉल है, 3 अवयवी कण समझ लीजिए आप। ये 3 अवयवी कण है, इनके मध्य रिक्त स्थान है ना, इनके मध्य रिक्त स्थान है। चाहे किसी व्यवस्था में हो, चाहे मैं इसको ऐसे भी रखूँगा तो भी रिक्त स्थान रहेगा। तो ये रिक्त स्थान जो है इसको कहते हैं अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियाँ। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, चतुष्फलकी रिक्तियाँ और अष्टफलकी रिक्तियाँ। अब चतुष्फलकी रिक्तियाँ बनती कैसी है? जो पहली परत के कण हैं, पहली परत के कण रखे हैं ना, उसके ऊपर अगली परत का कण जो रखते हैं वो उनके छिद्र पर रखते हैं, है ना। जो पहली परत रखी, 3 कण पहली परत में रखे हैं, उसके ऊपर जो चौथा कण रखेंगे या यही समझ लीजिए दूसरी परत रखेंगे, वो उनके छिद्रों पर रखेंगे। रख दिया तो बीच में एक छिद्र बनेगा, है ना। इसको कहेंगे चतुष्फलकी छिद्र, ठीक है। वास्तव में ये छिद्र जो है वो चतुष्फलकी नहीं है ना। वो व्यवस्था को क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इन 4 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक चतुष्फलक बनता है। मैंने बना रखा बोर्ड पर। इन 4 गोलों के 3 तो पहली परत के और दूसरा चौथा, इसकी 3 तो पहली परत के हो गए और चौथा गोला रखा, वो कैसे रखा है मैंने? इनके ऊपर रखा है। इन 4 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक चतुष्फलक बनता है, इसलिए छिद्र को क्या कहते हैं? चतुष्फलकी छिद्र कहते हैं। अब देखिए इन छिद्रों की संख्या कितनी होगी? तो जितने गोले होंगे उतने ही उसके दुगुने छिद्रों की संख्या गोलों की संख्या की दुगुनी होगी। यानी छिद्र जो होंगे वो हमेशा गोलों की संख्या के दुगुने होंगे। मान लीजिए हमारे पास गोलों की संख्या 10 है तो छिद्र हमारे को 20 होंगे, ठीक है। और समन्वय संख्या कितनी है? 4। समन्वय संख्या क्या होती है? एक कण अपने निकटतम जितने कणों को स्पर्श करता है वो संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। और मैंने ये जो लास्ट लाइन लिखी है कि व्यवस्था चतुष्फलकी है, न कि छिद्र की आकृति, वो मैंने अभी समझाया आपको कि पहली परत के गोले के ऊपर जब दूसरी परत का गोला रखते हैं और 4 गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं तो एक चतुष्फलक बनता है, इसलिए छिद्र को क्या कह दिया गया? चतुष्फलकी छिद्र कह दिया गया। अगला देखिए अष्टफलकी रिक्तियाँ। अब ये कैसे बनती है? इसमें पहली परत में 3 गोले, पहली परत में 3 गोले रखे और ऊपर फिर रखे 3 गोले रखे, वो उसकी विपरीत दिशा में। जो ये 3 गोले रखे, देखो मेरे हाथ में प्रैक्टिकली समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये 3 गोले हैं, देखिए ये 3 गोले हैं, है ना। इनके ऊपर 3 गोले और रखने, तो ये जो नीचे 2 गोले थे अब ऊपर 2 गोले हो जाएंगे। नीचे 2 गोले और ऊपर 1 गोला। अब क्या करेंगे? ऊपर तो हो जाएंगे 2 गोले और नीचे 1 गोला हो जाएगा। विपरीत रखना है। देखो मैंने पहली परत, देखो पहली परत के गोले रखे मैंने 3, वो काले कलर से बना रखे। ऊपर रखे फिर लाल रंग के गोले, वो देखो ऊपर 2 थे, अब नीचे 2 हो गए और ऊपर 1 हो गया। पहले नीचे वाले में क्या है? ऊपर 2 गोले और नीचे 1 गोला। और फिर देखिए ऊपर ही परत में क्या है? नीचे 2 गोले ऊपर 1 गोला। और बीच में छिद्र जो बनता है वो बनता है अष्टफलकी छिद्र या अष्टफलकी रिक्तियाँ। जैसा मैंने इसमें बताया था चतुष्फलकी के अंदर, इसमें भी देख लीजिए आप। इसमें क्या होगा? जो 6 गोले हैं उनके केंद्रों को मिलाने पर क्या बनता है? एक अष्टफलक बनता है, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं? अष्टफलकी रिक्तियाँ कहते हैं। छिद्र की आकृति अष्टफलकी नहीं है, इन गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक अष्टफलक बनता है, इसलिए छिद्र को भी क्या कह दिया गया? अष्टफलकी रिक्तियाँ कह दिया गया। और यहाँ पर छिद्रों की संख्या गोलों की संख्या का बराबर, यानी गोले 10 हैं तो छिद्र की संख्या भी 10 ही होगी, ठीक है। समन्वय की संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है। और अभी मैंने लिखा लास्ट लाइन, वो अभी समझाया मैंने कि व्यवस्था अष्टफलकी है, न कि छिद्र की आकृति, ठीक है। अगला है एकक कोष्ठिका का घनत्व। अब जो एकक कोष्ठिका कौन सी? जिनसे पूरा कृष्णजालक बनता है, ठीक है। तो हम एक एकक कोष्ठिका की बात करते हैं, उसका घनत्व कैसे निकालते हैं, है ना। मैंने एक कोष्ठिका बना भी दी है, उसमें लिखा है मात्रक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई, जितनी भी किनारे मात्रक कोष्ठिका ये सबको क्या लंबाई क्या? ए है। गोले की त्रिज्या, यहाँ सब कोनों पर गोले हैं। अगर कोष्ठिका काय केंद्रित है तो बीच में भी है, अगर कोष्ठिका फलक केंद्रित है तो फलकों पर भी है, अंत्य केंद्रित अगर है तो किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर भी है, ठीक है। तो अब उसमें जो गोले लगे हैं उन गोले की त्रिज्या कितनी है? r, ठीक है। मात्रक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या z, एक कोष्ठिका में कितने कण हैं वो, ठीक है। मात्रक कोष्ठिका में एक कण का द्रव्यमान m और कण का परमाणु भार m, जिन कणों से मिलकर बना है, और मात्रक कोष्ठिका का घनत्व d। अब इससे इन जो हमारे पास जो बिंदु हैं ये 1 2 3 4 5 और 6,
है ना। इससे क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम मात्रक कोष्ठिका किनारे की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई हमारा दे रखी है, फिर मात्रक कोष्ठिका की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 या 5 जो हमारा दे रखी है, लंबाई हमारा ज्ञात हो गई। मात्रक कोष्ठिका का आयतन में पता है, क्योंकि घन है ना, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 1 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मात्रक कोष्ठिका का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, हमारे पास हमने सूत्र बना रखा है इसका। मात्रक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या इंटू एक कण का द्रव्यमान, एक का इतना है तो कुल का गुणा कर लो उससे। तो मात्रक कोष्ठिका में कण कितने हैं, जेड है ना, और एक कण का इतना होता है स्मॉल है में, तो आपको मात्रक कोष्ठिका द्रव्यमान मिल जाएगा। और एक कण का द्रव्यमान अगर निकालना है आपको, ये तो हमने मात्रक कोष्ठिका द्रव्यमान निकाला, अगर एक कण का निकालना हो कैसे निकालेंगे, हमें पता है चूंकि एन कणों का भार m, एन क्या है अवोगाद्रो संख्या, इसका मान लिख रखा है मैंने 6.023 इंटू 10⁻23, इसलिए एक कण का कितना हो जाएगा m/na। इस na का मान रख दिया मैंने अगले स्टेप के अंदर, m बराबर स्मॉल m बराबर कैपिटल M अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। अब हम घनत्व निकाल सकते हैं, हमें घनत्व का सूत्र पता है, d बराबर m/v, पता है ना आपको, d बराबर m/v। यहाँ उस सूत्र को थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, कैसे किया, मात्रक कोष्ठिका घनत्व बराबर क्या लिखा, मात्रक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे हुए मात्रक कोष्ठिका का आयतन कर दिया। तो द्रव्यमान क्या है, जेड इंटू एम, अभी निकाल रखा अपने जेड इंटू एम, और ए क्यूब रख दिया मैंने, लेकिन स्मॉल एम का मान मैंने ऊपर निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है, कैपिटल M अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। तो मान रख दिया, सूत्र क्या मिल गया हमारे को लास्ट में, d बराबर जेड इंटू एम, एम कौन सा कैपिटल वाला, अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्यूब। अब ये घनत्व का जो हमने सूत्र बनाया है, इस पे एक बोर्ड में सूत्र जो प्रश्न जो आते हैं वो न्यूमेरिकल्स आते थे ना आप, है ना, ये डेरिवेशन नहीं आता है, डेरिवेशन नहीं है एक्चुअल में ये, है ना, इस पर है तो डेरिवेशन है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस पर जो प्रश्न आते हैं वो न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल जो आपके सवाल होते हैं ना, वो सवाल इनके ऊपर घनत्व पूछ सकते हैं आपसे, मात्रक कोष्ठक में कणों की संख्या पूछ सकते हैं, मात्रक कोष्ठक का द्रव्यमान पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता किसे कहते हैं कि अवयवी कणों द्वारा जो क्रिस्टल जालक है उसका कितना भाग वो घेरते हैं, वो क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता। जैसे मेरे पास ये डिब्बा है, इसको आप क्रिस्टल जालक मानिए, और इसमें जो अवयवी कण भरे हुए हैं, ये अवयवी कण है ना, ये इस पूरे जालक का कितना भाग घेरते हैं, वो क्या कहलाती है, उसकी संकुलन क्षमता। क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का घेरा गया भाग जो है क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता। सूत्र रूप में कैसे लिखेंगे, प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर क्या लिखेंगे, क्रिस्टल जालक के में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन बटे हुए क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। अब हमारे पास कोष्ठिकाएं अलग अलग है। सबसे पहले हम लेते हैं सरल गणीय संरचना की कुल संकुलन क्षमता ज्ञात करना, है ना। जो सरल गणीय जालक है उसकी संकुलन क्षमता हम ज्ञात करेंगे। हमने एक कोष्ठिका बना दी, है ना, सरल गणीय जालक बना दिया और इसमें अवयवी कण बना दिए, ठीक है, कि और उसमें कण कहाँ होते, केवल कोनों पर होते, इसलिए हमने सभी कोनों पर ना बनाए, केवल 2 कोनों पर बनाया ताकि आपको दिख जाए आसानी से। किनारे की लंबाई a, ये किनारे की लंबाई, सभी किनारे की लंबाई a हो गई। गोले की त्रिज्या r, ये त्रिज्या कितनी है r। अब देखिए चूंकि a बराबर 2r, देखिए ये पूरा a है, ये a है ना, यहाँ से लेकर यहाँ a है, इस a में 2 जो निकट के 2 गोले हैं उन दोनों की त्रिज्या आ रही है, तो r और r कितना हो गया 2r, ठीक है। इसलिए r बराबर क्या हो गया a/2, यानी ये यहाँ a/2 हो गया ना। इस पूरे गोले के जो घन की किनारा है यहाँ पर आधा r और यहाँ पर आधा r, तो क्या हो गया a/2, ठीक है। अब सरल गणीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है ना, हमने निकाल रखी है। और एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³। चूंकि सरल गणीय संरचना एक घन है, ये घन है, ठीक है, इसलिए घन का आयतन कितना हो गया a³ लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई a³, ठीक है। अतः समीकरण 1 से मान समीकरण 3 रखने पर 1 क्या है, a बराबर 2r। तो क्या करेंगे, सरल गणीय जालक का कुल आयतन क्या हो जाएगा 2r का होल क्यूब, और इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया हमने, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना आपको। अब हमारे पास सूत्र है ना संकुलन क्षमता का, वो यूज़ करेंगे। क्या सूत्र क्या है हमारे पास, प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, मात्रक कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन बटे हुए मात्रक कोष्ठिका का कुल आयतन इंटू 100, ठीक है। तो क्या हो गया, ऊपर तो आ गया अवयवी कणों का आयतन कितना है 4/3 πr³ और मात्रक कोष्ठिका आयतन कितना है 2r का क्यूब होल क्यूब इंटू 100, और इसको जब हल करेंगे तो आपके पास उत्तर क्या आएगा 52.4%। यानी इस मात्रक कोष्ठिका में जो अवयवी कण जो है वो कितना भाग घेरते हैं 52.4% आयतन भाग
घेरते हैं। ठीक है, सीसीपी या एफसीसी में संकुलन क्षमता ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक गन बनाएंगे और सीसीपी एफसीसी हम जानते हैं, एफसीसी में कण कहाँ होते हैं, कोनों पर और फलकों पर होते हैं। तो हमने सभी फलकों पर बना केवल एक वाली फलक, इस वाली फलक बना लिया, 2 तो कोने बना लिया और एक बीच में फलक पे बना लिया। ठीक है, ताकि गणना पे और हमारे देखने में सुविधा रहे, हम आसानी से गणना कर सके। अब संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, किनारे की लंबाई, गन के सब किनारे बराबर हो तो सबको ए मान लो, सारे क्या 1। ठीक है, फलक विकर्ण की लंबाई, अब ये फलक है, ये क्या है, फलक है। देखिए मेरे हाथ में ये एक गन है, गन समझ लीजिए इसको। तो ये वाला ये फलक है, ये क्या है, फलक है ना। तो ये फलक विकर्ण, ये फलक का जो विकर्ण होगा इस प्रकार से, अगर लाइन खींचो तो ये फलक विकर्ण हो गया। ठीक है, फिर है गोले कण की त्रिज्या, ये जो गोले हैं इनकी त्रिज्या क्या है, r। ठीक है, अब त्रिभुज ABC से विकर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर होता है ना, विकर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो विकर्ण क्या हमारे पास, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर अपॉन प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है ना, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC का मान कितना, AC हमारे पास B है तो B का स्क्वायर कर दिया, और ये जो AB है ये भी A है और BC क्या है वो भी A है, क्योंकि सभी जो किनारे वो क्या A ही तो है। तो A का स्क्वायर, तो B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाइए तो ये रूट में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, √2A स्क्वायर। अब A स्क्वायर 2 है ना, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो B बराबर क्या गया, √2A। ये हमारे को समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब यदि गोले की त्रिज्या r हो तो चित्र से B बराबर क्या हो जाएगा, r + 2r + r। देखिए कैसे, एक तो ये त्रिज्या आ रही है, देखो ये हो गई r। ठीक है, ये त्रिज्या आ रही r। ठीक है, और ये इसमें पूरा व्यास आ रहा है, तो कितने हो गए, 4r हो गए ना, 1 2 3 4। तो ये तो इसकी त्रिज्या इसका बीच वाले गोले का पूरा व्यास आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, B बराबर 4r हो गया। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से तुलना कर लीजिए, B का मान रख दीजिए आप, तो 4r बराबर क्या हो जाएगा, √2A। तो A बराबर क्या हो जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा, 4r बराबर 4r अपॉन √2A। फिर आगे देखिए हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, तो हमने क्या किया, 2 × 2 कर दिया, r अपॉन √2। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं 2 को। तो A बराबर 2 × √2 × √2 r अपॉन 2, एक √2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया आपको, A बराबर 2 √2 r बच गया। इसको समीकरण नंबर आपने 3 दे दिया। अब हम जानते हैं कि सीसीपी और एफसीसी होता है ना, उसकी संरचना में मात्रक कोष्ठिका के जो अवयवीकरण होते हैं वो 4 होती है ना। हमने बताया था ना भी कोनों के अलावा क्या फलकों पर होते हैं, और प्रत्येक फलक 2 में विभाजित होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, 6 फलक है तो 6 के आधे 3 हो जाएगा, और कोने वाला क्या हो जाएगा, कोने वाला 1 मिलेगा, 1 कण मिलेगा पूरी कोष्ठिका को, तो कुल कण कितने, 4। सीसीपी या एफसीसी संरचना की मात्रक कोष्ठिका में अवयवीकरणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, फलकों के 3 और कोने का 1, है ना। क्योंकि कोने का 1 क्यों है, क्योंकि वो 8 में सहभाजित है और फलक का 2 में सहभाजित है। एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। ठीक है, तो 4 का कितना हो गया, गुणा कर लीजिए, 4 × 4/3 πr³। इसको समीकरण 4 दे दिया। इस चूंकि सीसीबी एफसी संरचना की घन है और घन का आयतन क्या होता है, a³। हमारे a का मान निकाल दिया तो क्या हो गया, समीकरण 3 से a का मान समीकरण 6 में रखने पर 3 वाला मान का ये रहा, 2√2r, तो 2√2r का होल क्यूब हो गया। अब संकुलन क्षमता अभी बताया था, ऊपर तो आ जाएगा मात्रक कोष्ठिका में उपस्थित गोलों का आयतन और नीचे मात्रक कोष्ठिका कुल आयतन। तो गोलों का आयतन कितना है, 4 गोले हैं ना, 4 × 4/3 πr³, और नीचे क्या हो जाएगा, मात्रक कोष्ठिका कुल आयतन कितना है, 2√2r का होल क्यूब इंटू 100। इसको पूरा हल कीजिए तो आपको मिलेगा 74%। यानी अगर संरचना सीसीपी या एफसीसी है तो संकुलन क्षमता कितनी होगी, 74% होगी। ठीक है, चलिए बीसी संरचना की संकुलन क्षमता ज्ञात करना। बीसी मतलब काय केंद्रित। ठीक है, वही हम क्या करेंगे, घन बनाएंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, कोनों पर तो कण है और एक बीच में कण है, ये काय के अंदर ये वाला कण। ऐसे संरचना सभी कण नहीं बनाएंगे, सभी कण बनाएंगे तो हम संरचना को आसानी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं क्या क्या 2 कोने बना लिए और एक काय वाला बना लिया। यहाँ भी देखिए किनारे की लंबाई a, जितने भी किनारे हैं ना सबकी लंबाई क्या है, सबकी लंबाई है a। ठीक है, चलिए फलक विकर्ण की लंबाई, फलक कौन सा है, फलक जो है बाहर वाला होता है ना वो फलक होता है। देखिए ऐसा, इसमें देखिए इधर देखिए ये डिब्बा है ना, इसमें ये फलक मैंने बताया था पहले, ये वाला फलक। ठीक है, अच्छा काय विकर्ण इस डिब्बे के अंदर, यानी ये दोनों विपरीत कोण है, अंदर उसको काय बोलेंगे, जो ये काय अंदर वाला विकर्ण हो गया। ठीक है,
गोले कण की त्रिज्या आर, जितने भी गोले हैं अवयवी कण उनकी त्रिज्या कितनी आर है। अब देखिए त्रिभुज EFD से, कहाँ है त्रिभुज EFD में, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमने क्या मान लिया, FD स्क्वायर B स्क्वायर है ना, ED स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, ED स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। सब ये दोनों क्या A स्क्वायर है ना, ये भी किनारा है, ये भी किनारा है, दोनों A स्क्वायर और ये B स्क्वायर मान लिया। तो B स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2A स्क्वायर आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया हमने। फिर देखिए त्रिभुज AFD से, है ना, कहाँ है AFD, कहाँ है AFD, इसमें देखिए ये C, ये विकर्ण स्क्वायर है ना, AF का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर और FD का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, AD तो क्या है A स्क्वायर है और FD क्या है B स्क्वायर है ना। ये मान हमने ऊपर निकाल रखा समीकरण 1 में, वो 2A स्क्वायर यहाँ लगा देंगे। समीकरण 1 से B स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर रखा हमने, तो C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, ये B स्क्वायर मान ऊपर से लिया है ना। इसको आगे हल कीजिए, C स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, आगे C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3A स्क्वायर हो जाएगा ना, ये C स्क्वायर हट जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा √3A स्क्वायर। फिर देखिए C बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर में है तो √3A हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए चित्रानुसार C बराबर R प्लस 2R प्लस R। अब देखिए C क्या एक काय विकर्ण है, इसमें एक तो गोला पूरा आ रहा है, एक अविकर्ण पूरा आ रहा है और दो आधे आधे आ रहे हैं, तो एक तो पूरा व्यास आ रहा है, यानी R R R और R, कितने 4R हो गए ना, तो कितना हो गया 4R। अब ये हो गया C बराबर √3A और ये C बराबर 4R, तो तुलना कर ली 4 और 5 तुलना करने पर, तो 4R बराबर क्या हो गया √3A, तो A बराबर क्या हो जाएगा √3 नीचे आ जाएगा। समीकरण नंबर इसको 5 दे दीजिए। आगे देखिए BC संरचना की मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। भी कोने पर 8 होते हैं लेकिन एक कोष्टिका को 1 कण मिलता है, ठीक है। और जो बीच में है वो तो केवल कोष्टिका का कण ही है, तो कितने कण हो गए 2 कण हो गए। तो एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr क्यूब, तो 2 का कितना होगा 2 × 4/3 πr क्यूब। इसको समीकरण नंबर 6 दे दीजिए। आगे देखिए सब ये संरचना क्या है घनी है और घन का आयतन कितना होता है A क्यूब, समीकरण नंबर 7 दे दिया। अब क्या कि A का मान ऊपर से निकाल रखा अपन ने, अतः समीकरण 5 से A का मान समीकरण 7 में रखने पर रखिए, तो संरचना का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 4R/3 का होल क्यूब आ गया, ठीक है। अब संकुलन क्षमता का सूत्र हमें पता है, मात्रक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन बटे हुए मात्रक कोष्टिका कुल आयतन इंटू 100। अब मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों का आयतन कितना निकला, ये निकला अपने 2 × 4/3 πr क्यूब और बटे हुए 4R/3 का होल क्यूब इंटू 100। इसको जब हल करेंगे तो 68% आएगा, यानी संरचना अगर कौन सी हो BCC हो तो संकुलन क्षमता कितनी होती है 68% होती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।